नमस्कार दोस्तों, द क्रिएटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विकी चौधरी। देखिए, आज हिंदी में यानी कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में उपस्थित हूं। देखिए, जैसे हमने अभी तक पाठ कर लिए हैं, हमने जाने कि जितने भी चैप्टर किए हैं, और मैं चाहता हूं कि जितने भी चैप्टर हमने किए हैं उनके सभी के प्रश्न यानी कि जितने भी उनसे प्रश्न बन सकते हैं वो सब आप लोगों तक पहुंचाए जाएं। जिससे क्या फायदा होगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा और क्या सीखा है। ठीक है, एक तो उस चीज का फायदा होगा कि आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं, और उसके साथ साथ ही आपका क्या एक बार रिवीजन भी उन चैप्टरों का हो जाएगा। हालांकि चैप्टर पूरा तैयार होता है, चैप्टर पूरा तैयार होने के बाद भी, लेकिन जब प्रश्न आता है सामने तो प्रश्न देखने के बाद भी पता नहीं बोले भी कैसे पूछ लिया ये प्रश्न। ठीक है, तो ये जितने भी मैं प्रश्न लिखे हैं, हालांकि एक बार तो इसमें बोर्ड पे तेरे ही आए हैं। हालांकि मेरा आज इस वीडियो में लगभग मैं 50 प्रश्न के लगभग कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और वो जो प्रश्न होंगे वो भाषा चैप्टर से और वर्णमाला चैप्टर से होंगे। यानी कि कोशिश पूरी ये की गई है, इतनी पूरी कोशिश की है कि हर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि परीक्षा में जो भी यानी कि पेपर को बनाने वाला जो भी एग्जामिनर है, जितने भी प्रकार से सोच सकता है या जितने भी प्रश्न बना सकता है, वो सभी प्रश्न यानी कि एक साथ इकट्ठा करके और इस वीडियो के माध्यम से देने के प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से और सारे प्रश्नों को बड़े ध्यान से समझना और करना। ठीक है, जैसे प्रश्न है सारे, तो जैसे प्रश्न करेंगे तो आप एक बार अपनी तरफ से लगाना और फिर बाद में एक एक प्रश्न को यानी कि आप कराता चलूंगा। ठीक है, तो देखिए ये पहला प्रश्न है भाषा से। ठीक है, तो उसने पूछा है कि भाषा शब्द किस धातु से मिलकर बना है। हालांकि ये इसमें से लगभग आपके 90% प्रश्न ऐसे हैं जो क्या प्रीवियस ईयर में यानी कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी लेखपाल, यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई के से संबंधित यानी कि जितने भी प्रश्न अब पिछले यानी कि 7-8 वर्षों में या 10 वर्षों से जितने पूछे जा रहे हैं वो सभी हैं। और 10% प्रश्न ऐसे मिलेंगे, 10 से 15% प्रश्न ऐसे हैं जो मेरे खुद के हैं। ठीक है, यानी कि मैंने कोशिश की है कि जब मैं सोच सकता हूं तो एग्जामिनर भी सोच सकता है। देखिए, पहला प्रश्न है भाषा शब्द किस धातु से मिलकर बना है। भाई लोग, अब मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे से पढ़ाया था कि भाषा शब्द कैसे बना। देखिए, भाषा शब्द था तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि भाषा और भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, भाष धातु से। और भाष धातु का अर्थ क्या था, विचार प्रकट करना। तो भाई इसका आंसर क्या भाई, भाष। देखिए, इसमें ये भाष इस प्रकार लिखा हुआ है, इस प्रकार भाई क्या हलंत लगा हुआ वाला क्या बताया था, भाष्य यानी कि स क्या होगा, मूर्धन्य स स्वर रहित होगा। तो इसका क्या होगा भाई, पहले का डी। अब दूसरा है रेडियो द्वारा समाचार सुनना किस भाषा का सुनने में होगा। ठीक है, सुनने में, समाचार सुनने में किस भाषा का प्रयोग है। तो भाई पहली है लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक या इनमें से कोई नहीं। तो भाई रेडियो द्वारा जो समाचार सुनते हैं, जब हमने भाषा की 3 कड़ियां पढ़ी थी, पहली क्या थी हमारी, मौखिक थी, दूसरी लिखित थी और तीसरी कौन सी थी, सांकेतिक। अब भाई मौखिक भाषा में क्या था, व्यक्ति अपने मुख द्वारा विचार यानी कि प्रकट कर रहा था, और दूसरा सामने वाला क्या उसे यानी कि जो श्रोता था वो कानों द्वारा सुनकर क्या कर रहा था, ग्रहण कर रहा था। तो भाई रेडियो में भाई चित्र वगैरह तो कुछ दिखाई नहीं देंगे। तो भाई रेडियो में क्या, उधर से व्यक्ति बोलता है, हम अपने कानों से सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, तो भाई वो कौन सी भाषा हो जाती है, यानी कि कौन सी भाई, मौखिक। यानी कि मुख द्वारा बोल रहा है और कानों द्वारा सुन रहा है, तो कौन सी भाषा हो गई, मौखिक। उसके बाद अगला, निम्न में से भाषा का विकास क्रम क्या है। भाई इसने पूछा भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, भाषा का विकास क्रम क्या है। तो देखो, उसने पहले पूछा कि क्या है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये है। यानी कि जब एक इसमें मैंने एक आप लोगों को एक कहानी बताई थी, और कहानी से जोड़कर मैंने आप लोगों को समझाया था कि बोले भाई भाषा का विकास क्रम किस किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए, एक छोटा सा बच्चा था, जैसे उसका जन्म हुआ था, और जन्म होने के बाद जैसे ही उस बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उसने क्या करा, सबसे पहले सुनना शुरू करा। बोले भाई क्या, सुनना सभी में है, चलो भाई सभी में है तो सभी हो सकते हैं। सुनना, जैसा भाई उसने सुना वैसा ही क्या, बोला। तो भाई कौन सा भाई, बोलना। यानी कि ऑप्शन या तो ए है या सी, बी और सी क्या हो गए, ओ बी और डी खत्म हो गए। उसके बाद भाई जब उसने भाई बोलना शुरू करा, तो जैसा बोला, बोलने के बाद उसने क्या करा भाई, सबसे पहले पढ़ना शुरू करा, फिर क्या करा भाई, पढ़ना, और पढ़ने के बाद क्या शुरू करा, लिखना। अब इसमें क्या होगा, कुछ लोगों ने
आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बोले ऑप्शन ए क्यों नहीं बताया, कि बोले क्या था, बोले जी सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, वो मेरे भाई वो था मारियम मॉन्टेसरी के अनुसार। ठीक है, यहां उसने किसी का नाम नहीं दिया, तो यानी कि सामान्यतः जो 78 लेखक थे उनका पैनल था। आप याद करना, जो भाषा की वीडियो पड़ी हुई है, हालांकि इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं है, देखेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो उसे दोबारा से, यानी कि जैसे अब वीडियो चल रही है वैसे एक बार वीडियो बनाकर डाल देंगे। अगला प्रश्न देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी भाषा सबसे कठिन है। अब भाई भाषाएं बताई थी, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक, सबसे कठिन कौन सी है। अब भाई कोई कह रहा है ताली बजाने वाली बात बताई थी, उसे याद करो कि बोले भाई ताली बजाने से क्या पता उसे उठाने को कह रहा है या क्या करने को कह रहा है, तो बोले उसे क्या, सिर्फ जिस व्यक्ति से बता रखा है, कोड वर्ड जो होते हैं वो किसमें भाई सांकेतिक भाषा में आते हैं, और उन्हें सिर्फ सामने वाला यानी कि जिसे बता रखे हैं वही समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। तो इसका मतलब कौन सी सबसे कठिन कौन सी होगी, सांकेतिक। और मौखिक क्या थी, सबसे सरल। और भाई लिखित क्या थी, यानी कि क्या था, सरल और कठिन दोनों थी। ठीक है, इसके लिए आप भाषा वाली वीडियो देख लें, यानी प्लेलिस्ट में पहुंचकर। संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन झिया बनता है। अब भाई झिया बनता है, कुछ लोग क्या बोले भाई आधा ग और अय से, ठीक है, और कुछ यानी कि पढ़ा रखा है, कुछ बच्चों के मेरे पास भी यानी कि मैसेज आते हैं या क्वेश्चन भेजते रहते हैं, तो वो बताते हैं बोले जी बोले ग स्वर रहित और अय होता है। ठीक है, कुछ लोग जय और अय, मेरे भाई इसमें क्या, अगर जो जय और अय दोनों निकले हुए हैं, दोनों पूरे वर्ण हैं, यानी कि पूरे व्यंजन है, और पूरे व्यंजन है तो पूरे पूरे व्यंजन है, तो जय और अय को लिखोगे तो आप इसी प्रकार से लिखा जाएगा, जैसे क्या मैं यहां लिख दूं, देखिए जिया को अगर इसे इस प्रकार लिखोगे तो आप इस प्रकार ही लिखा जाएगा। ठीक है, वो भाई ये नहीं बन सकता। अगला क्या है, आधा ग और अय, तो भाई ये भी क्या है, देखे फिर उसके बाद क्या है, आधा जय और अय। इसकी मैंने पहचान भी बताई थी कि बोले भाई अगर जो जय है तो भाई इसे हटा के देखो तो क्या बचा, जय, जय बचा, और जो ये नीचे से हटाया उसे ऊपर लगा दे तो क्या आया, अय। तो भाई ये क्या होया, जय और धन अय। एक रूप और आ सकता है, अगर वो अय को स्वर रहित कर दे तो अय को स्वर रहित करने के बाद में इसमें से क्या स्वर निकलेगा, ए स्वर निकलेगा, जो कि वर्ण वाला मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा रखा है। तो फिर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये नहीं दे रखा, ऐसे ही पूछा है प्रश्न, तो भाई क्या ये होगा, ये 2017 में पूछा है यूपी ने, शायद ऐसे ही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्यय व्यंजन है। अब भाई व्यय व्यंजन है, उसने पूछा है ऊष्म है, महाप्राण है, अंतस्थ है, अघोष है। भाई ऊष्म तो तब होता, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं हमारे, यानी कि श और है, यानी कि तीनों श और कौन सा था, है, तो बोले भाई ऊष्म तो होगा नहीं। चलो महाप्राण, महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं, वर्ग का दूसरा व चौथा, और क्या, यानी कि सभी ऊष्म व्यंजन जितने होंगे, यानी कि क्या होंगे, जितने भी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म तो है नहीं, तो इसका मतलब महाप्राण भी नहीं। फिर उसके बाद वह क्या, बोले वह अंतस्थ, बोले यह रे ले वह, बोले अंतस्थ होता है, बिल्कुल बात सही है। ठीक, ये सी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है, स्वर कौन सा नहीं है, भाई ए स्वर है, बिल्कुल ठीक है, ऊ स्वर है, अय स्वर है, लेकिन अय भाई स्वर नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया भाई, बी, यानी कि क्या, अय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त भाई वो थे, यानी कि जो दो वर्णों के मेल से मिलकर बन रहे थे। अब उसमें क्या, पहला है जैसे छह है, तो भाई ये किसके, आधा क और किससे मिलकर बना मेरे भाई, मूर्धन्य स से। त्रय है, तो त्रय किससे मिलकर बना है, आधा तय और रे से। अब भाई ये झ कौन सा है, झंडे वाला झ है, तो झंडे वाला झ है भाई, ये क्या है, अपने आप में स्वतंत्र वर्ण है, और स्वतंत्र वर्ण है तो ये भाई क्या है, व्यंजन है, ना कि संयुक्त व्यंजन है। तो भाई इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये झ तो आपको पता ही चल गया, आधा झ और किससे, अय से मिलकर बनता है। ठीक, उसके बाद आता है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ व तालु दोनों से होता है, कंठ तालु है, यानी कि कंठ से भी जब उसका उच्चारण करे तो यानी कि जो ध्वनियां है तो वो कहां भाई, यानी कि जो वायु का प्रेशर है वो कहां, कंठ पर भी पड़े और कहां भाई, तालु पर भी। तो कंठ और तालु, तो भाई इसमें औ था, औ है, तो भाई इसका उच्चारण स्थान क्या था, यानी कि ये किसके से मिलकर बन रहा था, ए और ऊ से। ए का क्या होता है, कंठ, और ऊ का क्या होता है भाई, ओष्ठ, तो ये तो कंठ ओष्ठ क्या है। लेकिन अय जो था ये किसके से मिलकर बन रहा था, ए और किससे, ई से। ए का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ, ई का उच्चारण स्थान क्या था, तालु, तो भाई आंसर कौन सा हो गया, कंठ तालु। तो भाई ये यानी कि ऑप्शन नंबर बी। है का क्या होता है उच्चारण स्थान, भाई कंठ होता है, और इस झ का क्या होता है भाई, चय वर्ग में आता है, चय वर्ग किसमें होता है, तालु में होता है।
अगला, निम्न में से कौन सा टै वर्ग में नहीं है? तो भाई टै वर्ग में नहीं है, तो टै में से क्या था? टै से क्या होता है? तो टमाटर, टमाटर की तरह मुख लाल है, तो टमाटर वाले किसमें जाएंगे भाई? मूर्धन्य में। तो भाई टै वर्ग में टै भी आएगा, टै तो है ही, ठै आएगा, बिल्कुल आएगा, टै ठै, डै भी आएगा, ठीक है, ढै, लेकिन धै नहीं आएगा। धै किस वर्ग में आएगा भाई? धै आएगा भाई किसमें? यानी कि तै, थे, दे, धै और नै, यानी कि तै वर्ग का है, टै वर्ग का नहीं, तै वर्ग का। तो इसका कौन सा हो गया? धै। अगला 11वां क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर शब्द में अ ध्वनि किस भाषा से आई है? यानी कि डॉक्टर शब्द में जो अ है, यानी कि अ स्वर जो लगा हुआ होता है, जिसे कि हम आगत स्वर कहते हैं, आगत या विदेशी स्वर कहते हैं, यानी कि जो दूसरी भाषाओं से लिए जाते हैं उन्हें आगत स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अ किस भाषा से भाई? फ्रेंच से नहीं था, जर्मनी से नहीं था, संस्कृत से नहीं है, तो भाई किससे है? अंग्रेजी भाषा से। मैंने बताया था डॉक्टर हो, ऑफिस हो, तो भाई ये क्या, इनका जो प्रयोग किया जाता है वो हमेशा किसके? अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? देखिए उसने पूछा है क्या? स्पर्श व्यंजन। ना तो उसने स्पर्श संघर्षी पूछा, उसने केवल पूछा स्पर्श। भाई श कैसा है? उसमें। ल कैसा है भाई? यह लव है, अंतस्थ है। ठीक है, कैसा है भाई? श वर्ग में आता है, और श तो है, तो भाई स्पर्श, सॉरी ये किसमें आया? उसमें आया, ये नहीं। और भाई ये छ, यानी कि च और कौन सा? छ। तो भाई इसका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन सा है? छ है क्या है भाई? उसमें। ठीक, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, ऊष्म ध्वनि है। भाई ऊष्म ध्वनि है, अब भाई ऊष्म ध्वनि कौन सी है? अब ऊष्म व्यंजन थे, और ऊष्म व्यंजन कौन से? तीनों स और है वाले। तो भाई क्या तय का उच्चारण स्थान क्या होता है? तय से तत्ती था, यानी कि दंत या था, और र है, तो र किस में आता है भाई? यानी कि अंतस्थ है, और र को प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। फ है, तो भाई किसमें? फ, यानी कि होठ चल रहे हैं, तो भाई क्या हो गया? ओष्ठ्य है, और स क्या है भाई? हमारा ऊष्म ध्वनि है। तो भाई कौन सा हो गया? श, यानी कि भाई क्या है? ये मूर्धन्य स। अगर ये ऑप्शन दिखाई ना दिए हो तो ऑप्शन ए है तय, ऑप्शन बी है र, ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी है मूर्धन्य स। अब देखिए 13 क्वेश्चन। अब आगे अगले क्वेश्चन देखता हूं, एक बार आप इनका सबका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बाकी क्वेश्चन है, यानी कि 14 क्वेश्चन और लिखे हैं, 14-15 क्वेश्चन है ये। तो उसमें कहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले व लिखे जाने वाले अक्षर हैं। तो भाई हिंदी में जो स्वतंत्र, देखो वर्णों के जो, यानी कि वर्ण है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम? यानी कि क्रम को क्या कहते हैं भाई? हम वर्णमाला कहते हैं। अब इसके बाद अगर जो वर्णों को तोड़ा गया तो किन भागों में? 2 भागों में तोड़ा गया। एक तो क्या थे हमारे स्वर, और एक क्या थे? व्यंजन। तो स्वर जो थे वो क्या सी थी? ध्वनियां, कि उन्हें क्या लिखने में, बोलने में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। और व्यंजन क्या थे? जिन्हें बोलने में यानी कि स्वरों की सहायता लेनी पड़े, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। तो भाई इसका आंसर यानी स्वतंत्र रूप से कौन सी बोली जाएगी? तो वो क्या बोले जाते हैं भाई? हमारे स्वर बोले जाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं भाई, यानी कि जो स्वरों की सहायता से, यानी जो ध्वनियां बोली वह लिखी जा सकती हैं। संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? कि 2 वर्णों के मेल से, जैसे क्या था हमारा? छ था, और अभी देखा हमने क्या था? त्रय था, और क्या था? ज्य था। तो वो क्या है? संयुक्त अक्षर है। और क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है भाई काम कराने का, जो बोध कराती है। और क्रिया, ये तो ऑप्शन उसने ऐसे ही दे दिया जबरदस्ती, कि जो राम नाम पे लगाए जाते हैं ना, तो वो लगा सकते हैं क्रिया। वैसे तो अगर जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो इन 3 में से ही लगाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? अब भाई वो संयुक्त स्वर पूछ रहा, ना कि वर्ण पूछ रहा। अब संयुक्त स्वर कौन से होंगे? कि जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले स्वर को क्या कहा था? संयुक्त स्वर। अब तो भाई इनमें से कौन सा? भाई ए है, ए तो भाई संयुक्त नहीं है, तो स्वतंत्र है भाई। ये तो वाला तो हो नहीं सकता, चलो आ को मान लेता मैं, लेकिन क्या आ भी यानी कि संयुक्त नहीं होगा? ये भी क्या होता है भाई? यानी कि कह सकते हैं कि समान था, तो समान जाति के स्वर मिलकर जिस स्वर का निर्माण कराते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा, ना ए और ऊ होगा, क्योंकि भाई ये तो कहीं से कहीं इधर मिलने के लायक नहीं है। और ना ही ए और छोटी ई होगा, लेकिन ए और औ दोनों होंगे। क्यों? क्योंकि ए जो मिलकर बनता है वो किससे? ए और ए से, और औ जो मिलकर बनता है वो भाई किससे? ए और ओ से, इनसे मिलकर बनता है। तो भाई 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से मिलकर जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? संयुक्त स्वर। तो भाई इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा? डी। अगला क्वेश्चन नंबर 16,
एक किन दो स्वरों से मिलकर बना है आए। तो मेरे भाई मैंने ये वाली चीज क्या यही बता दी, ए और ए। तो भाई ए और ए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण नहीं है। मतलब बाकी तीन जो है वो ओष्ठ्य हैं। भाई ये नहीं वाला लफड़ा बहुत दिक्कत कर रहा है आजकल, ये ज्यादातर दे रहा है, क्योंकि पढ़ते हैं क्वेश्चन कि निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण, इतना पढ़ लिया बोले बाकी क्वेश्चन छोड़ दें। ठीक है, बोले ओष्ठ्य वर्ण देखना है तो उसने देखा पहले ही क्या, मैंने पै लिख दिया, हालांकि वो देखेगा पै लिखा होगा तो बोले भाई पै लगा दिया, काम खत्म। लेकिन भाई पै, फै और भै, ये क्या होता है, एक बै भी होता है, पै, फै, बै, भै और मैं। ठीक, ये क्या थे, ये ओष्ठ्य होते हैं। लेकिन क्या टै जो होता है वो भाई क्या होता है, मूर्धन्य वर्ण है। कैसा है, मूर्धन्य है। ये सभी के सभी ओष्ठ्य हैं, बाकी की क्या है भाई, मूर्धन्य वर्ण है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा, ए। चै, छह, जय, झय कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो भाई चै, छह, जय, झय स्पर्शी है। भाई स्पर्श वर्गीय नहीं दिया उसने, क्या दिया है, स्पर्शी। अभी डाउट है, उष्म, भाई उष्म तो नहीं है। स्पर्श संघर्षी देखते हैं अभी, लेकिन अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रकंपित, प्रकंपित तो नहीं है, लेकिन स्पर्श संघर्षी है। भाई उसने यहाँ क्या दिया, स्पर्शी, और यहाँ क्या दिया है, स्पर्श संघर्षी। इसमें से चय वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनमें से एक पंचमा अक्षर जो होता है आया, आया को छोड़कर बाकी जो चार बचते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, स्पर्श संघर्षी। और क्या, ये स्पर्श वर्गीय भी है, स्पर्श वर्गीय भी है। और लेकिन क्या है भाई, अगर आया साथ में नहीं दिया है तो भाई ये क्या कहलाएंगे, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। तो इसका भाई कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श संघर्षी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी शब्दकोश में ख का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा घुमाने वाला है कि हिंदी शब्दकोश में ख का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। बोले छह, पता नहीं साहब, बोले छह पता नहीं, ये पता नहीं, क्या बोले ये एक चीज है। लेकिन हमने अगर जो पढ़ी थी कि अगर तो हमने स्पर्श वर्गीय व्यंजन पढ़े तो स्पर्श वर्गीय व्यंजन में क्या था कि बोले कै, ख, गै, घै। बोले ऐसा तो नहीं पढ़ा था कि कै, गै, ख। तो कै, ख भाई क्वेश्चन आसान है, उसने बिल्कुल हल्का लड्डू दिया, बिल्कुल एकदम। ये भाई यो भी यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है और हरियाणा टेट दोनों में आया हुआ प्रश्न है कि ख का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो मेरे भाई कै के बाद ही तो ख लिखोगे, या कै के बाद ख लिख दोगे। भाई कै के बाद ख लिखोगे तो कौन सा हो गया, कै। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं वह है, यानी कि पदों का वह समूह। पद मैंने बताया कि छोटे, यानी कि जो वर्ण है वर्णों से बड़ा, यानी कि शब्द हो या शब्दों से बड़ा रूप जो होता है वो पद कहलाता है। यानी कि पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई बात पूरी कहते हैं। तो भाई क्रियापद, क्रियापद होगा काम को करने वाला जो होगा। अगला वाक्य, वाक्य भी हो सकता है भाई, लेकिन शब्द, भाई शब्दों से तो भाई शब्द यानी कि पद समूह बनेगा। नाद, नाद तो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, बी होगा। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन हो गए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो भाई शेयर जरूर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। यानी कि जो स्वर थे मेरे भाई, जो स्वतंत्र रूप से बोले जा रहे थे, लिखे जा रहे थे, उनका जो रूप होता है व्यंजनों के साथ जो जोड़ते हैं उसे कहते हैं। क्योंकि व्यंजन जो होते हैं वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से। अब भाई क्या वर्णमाला, नहीं भाई ये तो होगा नहीं। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान से क्या लेना देना है, कहीं से कहीं तक है कुछ। लेकिन मात्रा, मात्रा चलो भी देखते हैं, लेकिन आगत वर्ण, आगत वर्ण तो नहीं होगा, क्योंकि आगत वर्ण या तो कै, ख, फै, कै, ख, गै और जय और फै थे, वो क्या थे, व्यंजन थे, या अव क्या था, वो स्वर था। लेकिन भाई क्या जो स्वर होते हैं, तो स्वरों की एक बात बताना, जैसे कि मैंने कोई एक वर्ण लिखा था, जैसे कि मैंने की लिखा, तो भाई ये क्या था, क्या को स्वर रहित कर रहे थे, तो क्या निकल लेती बड़ी ई। तो भाई ये सिर्फ मात्रा का ही तो बोध कराता है और थोड़ी कराता है कुछ। और इसी के आधार पर जो वर्णमाला में मात्राओं की संख्या है, तो क्या एक स्वर होता है ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, उसी के आधार पर क्या, यानी कि 11 स्वर थे, 11 में से एक की मात्रा नहीं है, तो बचे कितने, 10। तो उसी के आधार पर यानी कि हिंदी वर्णमाला में जो मात्राओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखी है, आप वर्णमाला की वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है। ठीक है, आप जो है जैसे क्या आप प्ले लिस्ट में जाया करें, जैसे चैनल होगा तो चैनल को जैसे आप दा क्रिएटर्स कोचिंग के नाम से चैनल खोल लेंगे, तो खोलने के बाद में भाई एक ऑप्शन आता है पहले होम का, फिर शायद वीडियो का आता है, वीडियो लिखा हुआ होता है इस प्रकार से, ऊपर होम, फिर वीडियो, फिर होता है प्ले लिस्ट। तो जैसे आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो नीचे वीडियो यानी कि बनी हुई आ जाएगी, हिंदी की भी, मैथ की भी, रीजनिंग की भी, और यानी कि जो हिस्ट्री की,
यानी कि त्रिभुवन का साधारण से क्लास ले रहे हैं, हिस्ट्री की बड़े अच्छे से क्लास ले रहे हैं। आप लोग बिल्कुल सहयोग करें और निरंतर देखिए। ज्योग्राफी की भी क्लास बहुत जल्दी और बायोलॉजी की दोनों क्लासें बहुत जल्दी मिलेंगी। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की क्लास अच्छी नहीं लग रही तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, चाहे मेरी वीडियो को बता दें, ठीक है, चाहे मेरी बता दें, किसी और की बता दें, लेकिन मेरी को बता दें तो मैं पढ़ पाऊंगा जल्दी से, ठीक है। तो आप बिल्कुल बता दें। अगर आपको चाहे हिंदी अच्छी ना लग रही हो, चाहे मैथ अच्छा ना लग रहा हो, चाहे रीजनिंग अच्छी ना लग रही हो, हिस्ट्री अच्छी ना लग रही हो, यानी कि जिस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही हो तो आप बताएं, उसमें संशोधन करेंगे, यानी कि कोई ना कोई बिल्कुल हल निकलेगा, ठीक है। लेकिन आप अधिक से अधिक जुड़े और यानी कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है उन्हें भाई सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है। आप लोग सहयोग करेंगे, हम बिल्कुल निरंतर आपके साथ बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए भाई क्वेश्चन, तो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा, यानी 21 हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा, हाँ तो क्या है भाई, इसका आंसर क्या हो गया, मात्रा। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा होगा फिर, मात्रा, क्योंकि भाई स्वर की मात्रा होती है जो कि इसके साथ भाई व्यंजन के साथ जुड़ जाती है, जो कि उसका पूरा अर्थ करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखें, कौन सा स्वर दीर्घ है। भाई दीर्घ कौन से थे, बोले कि एक तो हिरस्व पढ़ाए थे, हिरस्व या उन्हें मूल भी कह दिया था, उसके बाद कौन से आए थे, दीर्घ आए थे। अब दीर्घ में कैसा होगा, बोले भाई ए है, ए तो हिरस्व है यानी कि छोटा है, हिरस्व कहते हैं यानी कि जिनका उच्चारण करते समय मेरे भाई बहुत कम वायु निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, हिरस्व। दीर्घ किन्हें कहते हैं, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय मूल स्वर से क्या लगे, 2 गुना समय लगे। एक तो परिभाषा ये है जो आपकी किताबों में लिखी हुई है, और दूसरी परिभाषा मैंने क्या बताई थी कि यानी कि दीर्घ वो होंगे जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं, ठीक है। अब क्या, अब ऊ है, ये भी मेरे भाई क्या है, ये भी भाई हिरस्व है, छोटी ई है हिरस्व है, लेकिन अय क्या है भाई, ये अय संयुक्त था, लेकिन जैसे ही हम स्वर के 2 भेद करते हैं, मूलतः 2 भेद होते हैं मेरे भाई, एक तो हिरस्व होता है, एक दीर्घ होता है। तो जब हिरस्व और दीर्घ करते हैं तो हिरस्व स्वरों की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। तो उसके आधार पर देखें तो ये किसमें जाएगा, वहां दीर्घ स्वर में जाता है, तो उसी के आधार पर किसी से दीर्घ में करा। हालांकि क्या है, ये संयुक्त स्वर भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखें, पश्च स्वर कौन सा है। भाई ये मैंने पढ़ाया था आपको, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, यानी कि बताया था एक मकान सा बनाया था और मकान पे आने के लिए रास्ता था, और रास्ता था तो एक पहला वाला, एक को भूख लग रही थी, एक को नींद आ रही थी, और एक क्या था, ठलुआ था, यानी कि बिल्कुल ठाली था, ठीक है। तो कौन सा पहला गया था, अग्र, मध्य और क्या कहलाया था, पश्च। तो ये पहले नंबर पे था, ये दूसरे पे था और ये तीसरे पे था। तो भाई जो मध्य स्वर था, मध्य स्वर एक याद रखना था, क्या है, और बाकी 3 की आकृति से बनने वाले जितने भी स्वर है वो सभी के सभी क्या थे, पश्च थे, यानी कि ए को छोड़कर, चाहे वो क्या हो, आ हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, चाहे ओ हो या क्या हो, औ हो, ठीक, ये सभी के सभी क्या थे, हमारे पश्च थे। तो इनमें से क्या नजर आ रहा है मेरे भाई, एक आ रहा है क्या, ओ, और ये क्या बोले, अग्र कौन से होंगे फिर मेरे भाई, एक ए तो क्या हो गया, मध्य है, और ये सारे के सारे क्या हो गए, पश्च। तो जो बाकी 11 में से बचे वो अग्र बचे, काम खत्म हुआ, ठीक। उसके बाद आगे देखिए, विवृत वर्ण कौन सा है, तो विवृत में क्या बताया था, एक आकृति बनाई थी मैंने मुख की, यानी कि जो मुखों की आकृतियां बनाई थी, जिसमें से क्या, मुख का, यानी कि जो हमारा मुख है, मुख के अंत्य जो संरचना है उसमें क्या भाई, मुख का अग्रभाग और पश्च भाग दोनों खुले हुए होते हैं। तो वही कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी विवृत वाली कंडीशन थी। यानी कि जैसे क्या, बच्चा मुंह में कोई चीज, यानी कि कोई चीज खा लेता है तो उससे कहते हैं कि बेटा आकर, तो आकर, तो इसका मतलब क्या, उसका मुख का अग्रभाग और पश्च भाग दोनों खुलते हैं। तो इसका मतलब यानी कि क्या गया, यानी कि विवृत कौन सा होगा, तो कहते हैं कि आकर या क्या कर, आओ। तो भाई इसमें ऑप्शन नहीं है, शायद गड़बड़, हाँ ये होगा, ठीक है, आओ, जल्दी जल्दी में लिख दिया था भाई, ठीक है। तो विवृत क्या होगा, यानी कि आ जो होता है वो क्या होता है, हमारा विवृत होता है, ठीक है। और मध्य स्वर क्या होता है, ए होता है, ये याद रखना, ठीक। उसके बाद आए बात करते हैं किसकी, अर्ध संवृत की। तो अर्ध संवृत वर्ण निम्न में से कौन सा है, तो अर्ध संवृत क्या था, यानी कि जब मैंने बांटा था, एक तो अर्ध संवृत किया था और एक अर्ध विवृत किया था। तो अर्ध विवृत बड़ा था किससे, अर्ध संवृत से। तो जो हमारे संयुक्त स्वर बचे थे बाद में, अंत में क्या बचे थे हमारे, संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर क्या था, एक तो ए था, एक आय था, एक क्या था, ओ था, एक क्या था, ओ। अगर आप लोग याद करें तो देखो, आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखी होगी या वैसे भी ऑफलाइन क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो देखे, इन दोनों का जोड़ा बनाया था, इन दोनों का जोड़ा बनाया था बाद में, ठीक। क्योंकि विवृत क्या था, आ था, आ में से इन चारों को छोड़कर
यानी कि जो बचे थे वो तो क्या हो गए थे, समृत हो गए थे। अब इनमें से ये छोटा भाई था, ये बड़ा भाई था, ये छोटा भाई था, ये बड़ा भाई था। तो छोटा जो था वो किसके साथ जाना था, समृत के, और यानी कि जो बड़ा था वो किसके साथ जाना था, विवृत के। तो भाई अर्ध समृत निम्न में से कौन सा है, इसमें है भाई कौन सा, ए है। औ क्या है, अर्ध विवृत है, और यानी कि ये भी क्या है, अर्ध विवृत है। और ई क्या है, ये भाई मेरा समृत है। ठीक है, इस प्रकार हो गए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। कुछ भाइयों ने 10 ही पढ़ी, कुछ भाइयों ने 11 ही पढ़ी और कुछ ने 13 ही पढ़ी। लेकिन प्रश्न ये यहाँ कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है वो, ये नहीं कही कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल की कहता तो कितने लगाते, 10। अगर कहता कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है तो कितनी होती, 10। लेकिन उसने नॉर्मली प्रश्न पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी होगी मेरे भाई, 11 होगी। उसके बाद बात करते हैं 27वां क्वेश्चन, ए, छोटी ई और छोटा ऊ को क्या कहा जाता है। तो भाई ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या ये सभी। तो भाई देखना ये क्या है, छोटा है, किसी के मेल से नहीं मिलकर बना। भाई ये भी क्या है, छोटा है, किसी के मेल से नहीं बना। ये भी क्या है, छोटा है, किसी के मेल से नहीं बना। और इन तीनों का उच्चारण करते हैं तो वायु क्या करती है, यानी कि मुख से बहुत कम मात्रा में निकलती है। तो इसका मतलब क्या है, ह्रस्व स्वर है। ठीक, अगर क्या होता, अगर भाई ये 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से मिलकर बनता तो भाई कौन सा होता, दीर्घ होता। प्लुत कौन सा होता, तो भाई प्लुत होता, यानी कि जिसका क्या उच्चारण करते समय यानी कि अधिक खींचते हैं, यानी कि जब बोलते हैं तो जैसे का ओम हुआ, ठीक है, या मैया, इस प्रकार बोलते हैं। तो भाई अब क्वेश्चन आता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया है कि प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो भाई प्लुत स्वरों की संख्या आप लोग कुछ ने पढ़ रखी है 1, कुछ ने 3 पढ़ रखी है, कुछ ने 7 पढ़ रखी है, कुछ ने 8 पढ़ रखी है। तो मेरे भाई ये संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। जिसमें से क्या हम जो शामिल करते हैं, एक तो क्या होता है, यानी कि जो दीर्घ चिन्ह होता है, इस दीर्घ चिन्ह के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। जैसे कि मैं शब्द लिख दूं, क्या यहाँ लिख दिया मैंने मैया, तो इसमें जो बाद में जो आया आ स्वर जो है इसका क्या रिपीटेशन, यानी कि कह सकते हैं दोहरान होता रहता है। तो इसमें जो 7 संधि स्वर होते हैं, 7 संधि स्वर और एक क्या ओम को जोड़कर इनकी संख्या कुल कितनी हो जाती है, यानी कि 8। तो भाई इसके क्या 28 क्वेश्चन हो गए ये, और बाकी क्वेश्चन करते हैं एक बार इनका सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए भाइयों, अब आगे के प्रश्न देखते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए संयुक्त स्वर कहते हैं क्या, कि बोले रहे भिन्न भिन्न जाति के स्वर। अब या दीर्घ स्वर कहते हैं, या संधि स्वर कहते हैं, या मूल स्वर कहते हैं। देखिए जब स्वर पढ़ा रहे थे, यानी कि वर्णमाला का टॉपिक चल रहा था, तब मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, इन तीनों की परिभाषाएं, यानी कि चारों की परिभाषाएं बताई थी। भाई मूल स्वर क्या थे, मूल स्वर थे वे स्वर थे, देखो मैं शुरू से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मूल स्वर वे थे जो क्या बिल्कुल एकदम जिनका बेस, यानी कि कह सकते हैं कि अन्य किसी की सहायता से मिलकर न बने हों, यानी कि उनसे उनका छोटा रूप नहीं हो सकता। वो कैसे स्वर थे, मूल। और उसके बाद कौन से आए थे, दीर्घ। दीर्घ स्वर वे थे कि समान जाति के स्वर मिलकर, यानी कि समान जाति के स्वर मिलकर जिस स्वर का निर्माण करेंगे वो क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर। और इसी के आधार पर दीर्घ स्वरों की जो संख्या हुई थी वो कितनी थी, 3 थी। ठीक, अगर जो वो मुख्यतः भाग में बांटा था तब 7 हो गई थी, वो वीडियो में है, बहुत अच्छे से क्लियर करा रखा है। ठीक, और संधि स्वर क्या थे, तो संधि स्वर वो थे कि जो क्या 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले स्वर को क्या कहा था हमने, संधि स्वर कहा था। इनकी संख्या कितनी हुई थी, 7। अब भाई संयुक्त क्या कहते हैं, देखो संयुक्त कहते हैं कि भिन्न भिन्न जाति के स्वर मिलकर जिस स्वर का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। तो भाई इसके हिसाब से तो भाई हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या, संयुक्त स्वर। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस शब्द में री स्वर नहीं है, यानी कि री स्वर जो होता है किसमें नहीं है। भाई कृपा में है कै को स्वर रहित करोगे, यदि आप इस कै को स्वर रहित करें तो कै में से क्या निकलेगी, री निकलेगी। कृष्णा में से भी री निकलेगी, दृष्टि में से भी। लेकिन रिवाज है तो इसमें से क्या निकलेगी, रै को स्वर रहित करेंगे तो छोटी ई। तो भाई इसमें कौन से में नहीं है री स्वर का प्रयोग, रिवाज में। ठीक, उससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है। प्रकंपित मतलब यानी कि जिसमें क्या कंपन होता हो। तो कंपन होता हो तो देखें, वह क्या था भाई, दंतोष्ठ्य था। यह क्या था, यह और वह क्या थे, अर्धस्वर भी कहलाए थे। भाई लय कैसा था, लय था लुंठित या पार्श्विक। और भाई रै कैसा था, वो सॉरी
लुंठित नहीं, ल कैसा था यानी कि पार्श्विक, और र कैसा था लुंठित यानी कि प्रकंपित। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, र, यानी कि ऑप्शन ए। अगला वर्णमाला में स्पर्श वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, वो संख्या कितनी है, तो स्पर्श वर्गीय है। स्पर्श वर्गीय का मतलब समझते हैं, यानी कि जो स्पर्श भी करे और एक वर्ग के रूप में हो तो वो कौन से होते हैं, 25। देखिए तालिका जो बनती है हमारी वो कचट तप वाली, यानी कि क्या, कचट तप वाली, यानी कि कै वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 33, जिन ध्वनियों की गणना नए स्वर में और नए व्यंजन में की जाती है उन्हें कहते हैं, यानी कि वे ध्वनियां जिनकी गणना न तो भाई स्वर के साथ करी जाए और न ही व्यंजन के। ऐसे कौन से थे, ऐसे थे मेरे भाई दो, याद करें आप, दो कौन कौन से थे, वो थे कौन से, हमारे आयोगवाह। आयोगवाह कौन से थे, यानी कि अंग और अह। क्या थे, अंग था एक और एक क्या था, अह। तो यानी कि उन्हें क्या कहा था हमने, यानी कि आयोगवाह। और यानी कि इनका जो अगर लेखन के आधार पर प्रयोग करें तो ये जो अंग और अह का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके साथ, स्वर के साथ किया जाता है, लेकिन क्या गणना नहीं करते, यानी कि कभी भी इनकी काउंटिंग इनके साथ नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अनुनासिक के बताया था, यानी कि जो नाक बंद करके, यानी कि कह सकते हैं कि उनकी पहचान कैसे करनी हो, नाक बंद करके, नाक बंद करके बोलेंगे तो वो वर्ण नहीं बोले जाएंगे। जैसे क्या, पै, बै, मैं और थे, तो यानी कि कौन सा नहीं बोला जाएगा, मैं। आप नाक बंद करके बोल के देख लें, मैं नहीं बोला जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। घोष का मतलब होता है मेरे भाई सहघोष से ही, और सहघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और कौन से, और मेरे भाई और सहघोष में यानी कि ऊष्म आते हैं या अंतस्थ आते हैं, भाई अंतस्थ व्यंजन आते हैं और ऊष्म व्यंजन में से आता है कौन सा है, तो भाई कै वर्ग का पहला है, ख दूसरा है, और कै कौन सा है, तीसरा, और च कौन सा है, पहला। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ग, यानी कि कौन सा, तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे, फिर डैश है यानी कि डॉट डॉट कहते हैं। भाई लिखित भाषा में मूल ध्वनि, यानी कि जो मूल ध्वनि, यानी कि जो मूल स्वर है, यानी कि जहां से वर्णों को बोलना शुरू किया गया के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, भाई ये चिन्ही तो है, यानी कि ये ऊ है या ई है या बड़ी ई है या ए है, से या रे लवे चे छ, यानी कि जितने भी वर्ड है वो चिन्ही तो हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जो उनके लेखन जो होता है उसे कहते हैं भाई क्या, लिपि, यानी कि जो लिखने का जो तरीका उसे क्या कहते हैं, लिपि। और मैं ही आप लोगों को बता दूं, हिंदी वर्णमाला की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। अंतस्थ, अंतस्थ में मैंने भाई अंतस्थ और उसमें दोनों में अंतर करने के लिए बताया था। अंतस्थ मतलब अंदर की ओर से, यानी कि क्या, जब क्या करते हैं, यानी कि जैसे क्या, जब कोई व्यक्ति उल्टी करता है तो जैसी आवाज आती है, कैसी, य, रे, ल और व, तो कौन से हो गए, य, रे, ल, व, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 38, देखे मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कौन सा है, मध्य स्वर बताया मैंने कौन सा था, अभी थोड़ी देर पहले समझाया, कौन सा था, ए को कहते हैं। अगला व का उच्चारण स्थान होता है, तो देखिए एक तो व वर्ण होता है, व वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, यानी कि क्या, दंत ओष्ठी है, कौन सा, दंत ओष्ठी है, यानी कि जब इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ दांतों से और होठ भी चलते हैं और दांतों से भी टकराती है। ल वर्ण है तो भाई क्या, देखिए र कैसा था यहाँ, प्रकंपित या लुंठित, तो भाई ल कैसा होगा, पार्श्विक। पार्श्विक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब बोलते हैं तो जीभ का अग्रभाग दांतों से टकराता है और वायु दोनों साइडों से पार्श्व बनाती हुई निकलती है। अगला संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मेरे भाई जैसे ही मैंने यहां समझाया था तो भाई वही क्या, संधि स्वरों की संख्या है। संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, संधि स्वरों की संख्या होती है 7। और संधि स्वरों की परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक वर्णों की मेल से बनने वाले स्वर को क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42, महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, ये आप यानी कि देखें, याद करें। इसे बताने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, और अगर अच्छी वीडियो लगे करें तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। तो देखो महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है। अब अल्पप्राण थे और महाप्राण थे। अल्पप्राण कौन सा था, तीसरा, चौथा, और
वो पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण कौन से थे? दूसरा और चौथा। तो प्रत्येक वर्ग के ही तो थे, तो भाई कितने? 5 इसमें हो जाएंगे, 5 इसमें 10, और कौन से थे? एक यार ओ सॉरी स और है, तो यानी कि 10 और 4 कितने हो गए? 14। तो यानी कि महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 14। अगर अल्पप्राण की पूछता तो कितनी होती? 30। अगर जो अल्पप्राण और महाप्राण वर्णों की कुल संख्या पूछता तो कितनी होती है? 44। सघोष और अघोष वर्णों की संख्या पूछता है, देखो एक बार मैं बता देता हूं सही से करके इन्हें, सघोष अघोष अल्पप्राण और महाप्राण को। और इसका स्क्रीनशॉट लेना, चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन है बस, ज्यादा नहीं। देखें अल्पप्राण, देखें अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और सघोष और अघोष। भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आने वाले हैं, ये समझ के चले आप बस कि अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण यानी कि महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी हुई? 14। अल्पप्राण की कितनी है? 30। और टोटल कितनी होती है इनकी? 44। ऐसे ही क्या अघोष वर्णों की संख्या होती है कितनी? अघोष वर्णों की संख्या होती है 15, और सॉरी अघोष वर्णों की संख्या होती है 15, और भाई सघोष वर्णों की संख्या होती है कितनी? जब 30 थी ये तो सॉरी नहीं 13। हाँ, अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13, और सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 31, 31। यानी कि टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 44। ठीक है, यानी कि भाई तेरी मेहनत लगी है, सब 42 क्वेश्चन हो गए। यानी कि उम्मीद है कि वर्णमाला के जितने भी ये क्वेश्चन हुए हैं उन क्वेश्चनों में से, यानी कि अगर वर्णमाला से कोई क्वेश्चन अगर जो प्रश्न आएगा तो लगभग भाई 80 से 90%, यानी कि 80 से 90% क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से मिल जाएगा, ये मेरा मानना है। मानना ही नहीं है कि वास्तविकता है भाई, मिल जाएगा जरूर। अगर इनमें से नहीं, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइप चेंज मिल जाए, लेकिन मिलेंगे क्या? इसी तरीके से। ठीक है भाई, मिलते हैं, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो।